अक्सर सुबह मोबाइल पर आपके व्हाट्सएप पर एक पक्ष का मैसेज आता हो कि फला धर्म खतरे में, दूसरे पक्ष के लोग भी मैसेज भेजते कि देखो ये धर्म भी खतरे में। धर्म का खतरा दिखाकर असल में सियासत के ये दोनों पक्ष आपके असली मुद्दे पर खड़े खतरे से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। जैसे रोजगार के लिए जद्दोजहद करता नौजवान खतरे में, और तब दस्तक देना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज पहली दस्तक देकर आपको पूछना है कि सरकार अगर स्थिर चाहिए तो रोजगार संविदा पर यानी कि ठेके पर क्यों देते हैं। दूसरी दस्तक देकर पूछना है कि विभागों में पद खाली रखकर बेरोजगारों के जख्मों पर नमक क्यों छिड़का जाता है। तीसरी दस्तक में आज आप देखेंगे कि मोदी के खिलाफ कांग्रेस मुक्त पवार वाला थर्ड फ्रंट कैसे बनने जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की दस्तक का पहला मुद्दा, जो पूछता है कि क्या सरकारें संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देकर युवाओं को एक लंबी बेरोजगारी के डर में धकेल देती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी आरोप लगाती हैं कि अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। दिल्ली में केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि चुनी हुई सरकार को केंद्र की सरकार कमजोर करना चाहती है। और राजस्थान में बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार राजनीतिक हित के लिए लोगों के फोन टैप करती है, यानी अपनी अपनी सत्ता और अपनी अपनी फिक्र और सत्ता के लिए किसी की दखल मंजूर नहीं। लेकिन वही सरकारें रोजगार के मुद्दे पर आम आदमी के अधिकार पर दखल देती हैं। रोजगार देने के नाम पर अस्थायी नौकरी का लॉलीपॉप देकर फंसा देती है। नौकरी बांटने के वादे पर दैनिक वेतन भोगी बनाकर स्थायी जॉब का सपना लटका देती है, और तब देता है आज तक दस्तक। की आवाज जो हमारी आपके चैनल से दिल्ली तक पहुंचे, तो मैं फिर एक बार आज तक का बहुत थैंक्स करता हूं कि आप यहां पे आए, हमारे बीच आए, हमारे लोगों की आवाज और ऐसे हमारी आवाज को उठाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा भी हैं और रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके नागरिक। इन लोगों को इंसाफ इस बात के लिए चाहिए कि जब वोट संविदा के नाम पर नहीं लेते, जब सरकारें स्थिर चाहिए होती हैं, तो रोजगार क्यों संविदा, ठेके, कॉन्ट्रैक्ट या दिहाड़ी वेतन पर देते हैं। भारत में 2018 के आंकड़ों के मुताबिक करीब 33 लाख लोग संगठित क्षेत्र में अस्थायी नौकरी करते हैं। उन्हीं 33 लाख कर्मचारियों की परेशानी की कहानी को जम्मू में 33,000 दैनिक वेतन भोगी यानी डेली वेजर्स के दर्द के साथ समझिए, जो हाथ उठाकर अपने लिए वर्षों से पक्की नौकरी और महीनों महीनों से लटके वेतन की मांग को लाचार है। जम्मू कश्मीर सरकार के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर्स हैं और जो अस्थायी कर्मचारी हैं, इस समय जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं जो चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर। यहाँ पर ये जो डेली वेजर्स हैं और जो अस्थायी तौर पर जो एक कर्मचारी कार्य करते हैं जल शक्ति विभाग में, इनका कहना है कि कई महीनों से जो है इनको तनख्वाह नहीं मिली है, और साथ ही में इनमें से जो ज्यादातर कर्मचारी हैं वो पिछले 10 से 20 सालों से जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है, यानी कि रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। कोविड में हमसे ड्यूटियां ली गई, लेकिन आपको सुन के यह आश्चर्य होगा कि 65 मंथ की सैलरी पेंडिंग है। 65 महीने से 65 महीने से हमारी सैलरी पेंडिंग है, और 60 साल से ऊपर ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं डिपार्टमेंट एज ए डेलीवेजर्स, उनको कुछ नहीं मिला हो। तब 30 सालों से लोग काम कर रहे हैं। लगभग 30 सालों से लोग जो यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। दरअसल संविदा, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजर ये शब्द पक्का रोजगार देने की जगह अपनी जिम्मेदारी टालने का एक रास्ता है, जहाँ कहने को नौकरी दी जाती है लेकिन वेतन समय पर मिलने का भरोसा नहीं रहता। नौकरी दी जाती है लेकिन पेंशन भत्ते का आता पता नहीं होता। नौकरी तो दे देते हैं लेकिन कब तक चलेगी कोई गारंटी नहीं होती। नौकरी दे देते हैं लेकिन अस्थायी का ठप्पा लगाकर डरा कर रखा जाता है। उसी डर का चेहरा देश में लाखों लोगों में से एक दर्शन कुमार का भी है। 20 साल से ये जम्मू में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग में अस्थायी कर्मचारी है। दिव्यांग, कहने को रोजगार इनके पास 20 साल से है, लेकिन वो रोजगार एक बेरोजगारी है जहां अस्थायी बनाकर महीनों वेतन न दिया जाए। 6,700 प्रति महीना प्रति महीना नहीं मिलती सर, कभी एक महीने की मिल जाती है। अभी कितने महीनों की तनख्वाह जो है बाकी है?
अभी सर हमारी कोई 60-65 महीने की बैलेंस है। 65 महीनों की। हाँ सर। सुनील जी भट्ट के मन में इस रिपोर्ट को तैयार करते हुए सवाल कौन था? क्या अधिकारियों को वाकई इस समस्या का पता नहीं होगा? उन्होंने चीफ इंजीनियर को खोजकर ये सवाल पूछा। सरकार के विचाराधीन है, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास इनका इशू है, तो सरकार इस पे एक एक्शन ले रही है। तो जैसे ही कोई वहां से हमारा डिसीजन करने हो जाता है, अकॉर्डिंगली सेम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। समाधान जल्द हो और सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक विभाग के 33,000 अस्थायी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि हर राज्य के हर विभाग में संविदा की नौकरी के नाम पर रोजगार देकर भी बेरोजगार बनाकर छोड़े गए हर कर्मचारी के लिए समाधान हो। आज की दस्तक यही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। अपनी सरकार एकदम पक्की होनी चाहिए, लेकिन दूसरे को नौकरी कच्ची देनी है। एक सरकार अस्थायी नौकरी देती है तो विपक्षी पार्टी सत्ता आने पर उनकी नौकरी को पक्की करने का वादा करके वोट लेती है, और फिर यह सिलसिला कई चुनाव तक ऐसे ही चलता रहता है। ठेके पर काम करने वाले जी जान से काम भी करते रहते हैं, वादों में फंसकर वोट भी देते रहते हैं। यानी परमानेंट की जगह सिर्फ ठेके पर नौकरी देना एक तरीके का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शोषण है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक को कई बार कहना पड़ा। सरकारें बताएं कि आखिर यह अस्थायी नौकरी कौन सी चीज होती है। यह दस्तक सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, कह चुका है कि किसी को अस्थायी तौर पर नियुक्ति 15 से 30 दिन के लिए तो दी जा सकती है, लेकिन 1 या 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति भला कैसे हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देकर शांति से जीने का हक नहीं छीना जा सकता। किसी को भी अस्थायी तौर पर रखकर लंबे वक्त तक अनिश्चितता के अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। यह बातें कोर्ट ने कही। एक बात दस्तक देकर अब हम कह रहे हैं, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट पर लंबे समय तक नौकरी कराना एक तरीके का भ्रष्टाचार है, जिसमें लोगों को काम के बदले वेतन देने के नाम पर करप्शन होता है। यह भ्रष्टाचार वोट के लिए नेता और सैलरी देने के नाम पर विभागों के लोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखा कर्मचारी जिसकी सैलरी वक्त से नहीं मिलती, तो क्या वो अपना 100% काम के लिए दे पाएगा? और अगर नहीं, तो नुकसान आम आदमी भी उठाता है जो उन्हीं कर्मचारियों के भरोसे। तो क्या पद खाली नहीं है? समस्या यह है कि पद खाली पड़े रहते हैं और आम लोगों को नौकरी के नाम पर संविदा पर रखकर काम चलाऊ तौर पर बेरोजगारी का हल निकालने की कोशिश की जाती है। चाहे पुलिस में हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण, चाहे होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये सभी यूनिफॉर्म वालों के लिए कहना आया हूं, आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार है। 7 साल पहले भीड़ में मौजूद होमगार्ड्स को तब जम्मू कश्मीर में लगा था हालात जरूर बदलेंगे। हाँ, तो फिर जम्मू कश्मीर का इतिहास बदल गया। लेकिन जिन होमगार्ड के सुख चैन की चिंता की बात 2014 में कहकर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर से लौटे, वो अब भी अपने काम के बराबर का वेतन पाने के लिए प्रदर्शन ही कर रहे हैं। तो जो होमगार्ड पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, इनकी मांग क्या है? 2700 रुपए मिलता है सर, महीने का। कितने दिन के लिए बुलाया जाता है? सर जब इनको जरूरत पड़ती है तो हमको जो रेगुलर यूज करते हैं, हज ड्यूटी में, अमरनाथ यात्रा में, और 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो ऐसे 9 दिन यूज करते हैं महीने के। अच्छा। जिस दिन 9 दिन से ज्यादा होता है उस दिन ज्यादा मिल जाता है? हाँ सर, उनको 300 रुपए ज्यादा मिल जाता है। पर डे का 300 है? पर डे का 300 सर। होमगार्ड जिनसे चुनावी ड्यूटी से लेकर ट्रैफिक तक संभलवाया जाता है, जिन्हें जेल की सुरक्षा से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक तैनात किया जाता है, नेताओं के चुनावी दौरे और रैलियों से लेकर शांति व्यवस्था तक में इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी दफ्तरों की सिक्योरिटी से लेकर परिवहन और आबकारी विभाग में इन्हीं होमगार्ड्स को लगाया जाता है। उन्हें जम्मू कश्मीर में सिर्फ 300 रुपए दिन के, वो भी महीने में 9 दिन ही क्यों,
सुप्रीम कोर्ट तक 2015 में सभी राज्यों को निर्देश दे चुका है कि होमगार्ड को पुलिस के बराबर वेतन दिया जाए, लेकिन नहीं मिलता। तभी तो 50 साल की होमगार्ड कमला शर्मा के लिए घर चलाना मुश्किल है। बेटे को MBA की पढ़ाई कराना कठिन और वादों की कतरने सिर्फ दिखाने के लिए बची है। जहाँ तो हमें ड्यूटी का दीजिए, जहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का दीजिए। अगर नहीं दे सकते हो तो इन लोगों को कोई ऐसा जहर दो तो ये खत्म हो जाते हैं। इनके बच्चों का क्या भविष्य है सर? आज हम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक दवाई नहीं ले सकते हैं। इस बात पर जम्मू कश्मीर होमगार्ड विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में वो पूरी तरह से अवगत है और उस पर विचार किया जा रहा है। एक प्रपोजल भी बनाया गया है ताकि जो होमगार्ड कर्मी है उनके जो अलाउंस है उसमें बढ़ोतरी हो, और वो जो प्रपोजल है वो सरकार के विचाराधीन है। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के हर राज्य और केंद्र तक समस्या यही है कि समस्या जानकर भी समाधान पर सिस्टम झुनझुनी खाए बैठा रहता है। अब इसका उदाहरण दिखाते हैं। पुलिस की भर्ती लटकने पर इन नौजवानों को प्रदर्शन करते देखिए और इस बात को जान लीजिए, जबकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कुल कमी 1,11,093 जवानों की है। CRPF में 26,506 सुरक्षाकर्मी कम है। BSF में 28,926 की कमी, सशस्त्र सीमा बल में 18,643, ITBP में 5,748 और असम राइफल में 7,328 सुरक्षा कर्मियों की कमी है। अब सिर्फ देश में सुरक्षा कर्मियों की खाली पड़ी 6,42,830 वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि जनता की सुरक्षा, नौजवानों का रोजगार और जो पुलिस की कमी के बीच दिन रात खुद मजदूर जैसी दिहाड़ी पर ड्यूटी करते हैं वो होमगार्ड, सबका अधिकार खाली पड़े पदों पर सुन्न बैठे सिस्टम के कारण हवा में है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और सरकारें जब रोजगार नहीं दे पाती है ना, तो जवाबदेही से बचने के लिए नए नए रास्ते तलाशती हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता देना। झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसने 5,000 से 7,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया। इसी तरह हरियाणा के बाद झारखंड भी अगला राज्य बन गया जिसने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 2/3 आरक्षण देने का ऐलान किया। लेकिन क्या इससे फायदा होगा? सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम का सर्वे यह कहता है कि हरियाणा में काम कर रही 80% कंपनियों ने 50,000 तक की प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को ही 75% जॉब्स देने के सरकारी फैसले को भविष्य में कंपनियों के निवेश के लिए अच्छा नहीं माना। 77 कंपनियों में किए गए इस सर्वे में ज्यादातर कंपनियों ने भविष्य में अपना निवेश हरियाणा से अलग दूसरी जगहों पर करने की राय रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहती हैं, किसी आरक्षण के आधार पर नहीं। और रोजगार के बाद अब बात राजनीतिक गलियारे से आई आज की खबर की। क्या अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता कांग्रेस मुक्त होकर शरद पवार की अगुवाई में होगी? आज खुद शरद पवार ने इस विचार की कहानी कहां से शुरू हुई यह बात बताई है। हालांकि आपको बता दें कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेस एक तीसरे मोर्चे की लड़ाई हिंदुस्तान की राजनीति में लंबे समय से चलती आई है, लेकिन अब एक बार फिर यूपीए से इतर जिसमें कांग्रेस की अगुवाई ना हो, शरद पवार ने इस बात का खुलासा किया है कि इसको लेकर चर्चा लगातार गैर कांग्रेस यूपीए के दलों में चल रही है, जिसमें शरद पवार के मुताबिक सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और एक प्रस्ताव भी सामने आ चुका है। जो शरद पवार नरेंद्र मोदी तक की पसंद के लीडर्स में रहे हैं, अब उन्हीं पवार के कंधे पर बीजेपी को चुनौती देने वाला गैर कांग्रेसी थर्ड फ्रंट का जिम्मा सौंपने की सियासत फिर तेज हुई, जिसे पहली बार शरद पवार भी मानते दिखते हैं। सीताराम येचुरी साहब ने कांटेक्ट किया और उन्होंने ये बात कही कि ठाकुर साहब का तो हम स्वागत करते हैं, मगर इस माध्यम से एक अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव विचारों की विचारधारा की कोई मंच खड़ा रहेगा, तो इस बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है और आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, ऐसा सलाह उन्होंने दिया है। तो ये विचारधारा
इस तरह की बात हमारे कई साथियों के मन में है। इसकी आज देश को आवश्यकता है। तो क्या अब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बजाय बीजेपी वर्सेस पवार की अगुवाई वाला थर्ड फ्रंट होगा, जिसमें मजबूर होकर कांग्रेस को पीछे आना पड़ेगा? जब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में पहली बार पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए झोंक रखी है, तब दिल्ली में शरद पवार के घर कांग्रेस से बाहर आए पीसी चाको को सदस्यता दिलाई जाती है और यहीं पर शरद पवार को आगे करके गैर बीजेपी गैर कांग्रेस विकल्प का मंच लगता है। पवार जिनकी पार्टी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में सत्ता में है, उस कांग्रेस से बीजेपी का विरोध ही नहीं हो पा रहा, ये बात पीसी चाको पवार के सामने ही कहते हैं। तो आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने शरद पवार से ये जानना चाहा कि क्या शरद पवार भी मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का सामना करने में, बीजेपी से लड़ने में अब असमर्थ है। राज्यों में अभी समझे वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल फॉर इंस्टेंस, हम लोगों को ये लगता है कि वेस्ट बंगाल में आज की स्थिति में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप अपने पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट के पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, ये सब देखने के बाद कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी का कोई आदमी हो या पार्टी हो, इनकी जिम्मेदारी है कि ममता जी को जाकर साथ करे। इस तरह का अफसोस हमने लिया है जगह जगह पर। ये हमारा अफसोस है। जहाँ खाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ मजबूती से खड़ा रहने की बात आती है, तब बाकी सब बातें छोड़कर हम इनके साथ जाते हैं और जाने की तैयारी इसके आगे भी हमारे हमेशा रही। यानी पवार मानते हैं कि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ टूटे पैर से लड़ती ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था। तो क्या बीजेपी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का वही विकल्प पवार का चेहरा और बीजेपी विरोधी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों का मोहरा होगा? अगर ऐसा होता है तो शरद पवार के साथ सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, नवीन पटनायक, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल जैसे नेताओं के दल खड़े हो सकते हैं। Pawar Saab is the senior most leader of the Congress party in the country, and the thing is that NCP is headed by him. But the thing is that we all, in fact, in the Congress party for a long time. Now it may be two separate parties, but everybody regards Sharad Pawar ji as the senior most national leader in the country today. पवार को आगे करके बीजेपी का रथ रोकने वाली ये थर्ड फ्रंट वाली फुटबॉल 2014 के देश के नतीजों के बाद से खेली जा रही है। अब कांग्रेस मुक्त होकर बनता पवार वाला मोर्चा बीजेपी के सामने मजबूत राष्ट्रीय विपक्ष बनेगा या सिर्फ चर्चा होगी और एक बार फिर बात खत्म? सियासत के गलियारों में एक तीसरे मोर्चे की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है और इस चर्चा के केंद्र में है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। बहरहाल 2024 के चुनाव अभी दूर है, पर आने वाले विधानसभा चुनाव देश की सियासत पर अपना असर डाल सकते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिले विस्फोटकों के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने यह खुलासा किया है। एनआईए का दावा है कि एक काली मर्सिडीज कार बरामद की गई है और इस मर्सिडीज कार से उस स्कॉर्पियो गाड़ी की असली नंबर प्लेट मिल गई है जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक रखे गए थे। साथ ही इस काली मर्सिडीज कार से 5 लाख रुपए से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया है। इसके अलावा इस काली मर्सिडीज कार से कई और नंबर प्लेट्स भी मिले हैं और मर्सिडीज कार से पेट्रोल और डीजल भी बरामद किया गया है। ये खुलासा एनआईए ने किया है। इस मर्सिडीज से बताया जा रहा है कि उस एसयूवी गाड़ी की असली नंबर प्लेट मिल गई है जिस एसयूवी में अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, यानी कि विस्फोटक रखा गया था। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। मुनीश, ये काली कार निशानदेही पर मिली है? जी देखिए रोहित, इस मामले में जैसे एनआईए की जांच आगे एनआईए इस मामले के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं।
एनआईए ने आज एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी भी था इसमें, ऐसे पता चला? ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। सर कुछ खबर है कि दूल्हे से गाड़ी है, पीपी किट भी था, पीपी किट वगैरह सब बरामद किए गए हैं। अब इसके बारे में अभी जांच चल रही है, कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं। तो सुना आपने, एनआईए के आईजी जानकारी दे रहे थे। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ और जानकारी लेकर मौजूद है लाइव। मुनीश, ये काली मर्सिडीज कार अब तक कहीं चर्चा में नहीं थी, कहां से आई? जी देखिए रोहित, जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जा रही हैं। कल रात को एनआईए की एक टीम ने मुंबई हेडक्वार्टर में जो क्राइम ब्रांच मौजूद है वहां पर सचिन वजे का दफ्तर है वहां पर छापेमारी की थी और कई कागजात बरामद किए थे। इसी बीच में जो सीआईओ क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जहां पर वजे काम करते थे उनके कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की और उसके बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि जो मर्सिडीज चला रहे थे सचिन वजे, जो कि धुले रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। उसी के बाद में एनआईए की टीम आज एक बार फिर से पहुंची मुंबई पुलिस के दफ्तर के अंदर। क्राइम ब्रांच के अधिकारी जहां पर अपनी कार पार्क करते हैं वहीं पर ये मर्सिडीज पार्क थी और उसके बाद में एनआईए के अधिकारियों ने जब उसकी तलाशी शुरू की तो उन्हें कई नंबर प्लेट मिले। उसमें वो नंबर प्लेट भी मिला जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर 25 फरवरी को बरामद की गई थी, जिसमें विस्फोटक रखा गया था, उसकी ओरिजिनल नंबर प्लेट भी मिली। इसके अलावा उन्हें डीजल और पेट्रोल भी मिले। 5,75,000 रुपए कैश भी बरामद हुए और इस डीजल और पेट्रोल का सूत्रों की माने तो उसका इस्तेमाल, आपको याद होगा एक सीसीटीवी आई थी जिसमें कि स्कॉर्पियो गाड़ी से मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक शख्स बाहर निकलता है, पीपी किट पहने रहता हुआ है वो, या तो सफेद कुर्ता पहना हुआ है वो, उसको जलाने के लिए इस पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल किया गया होगा, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। इसके पहले भी जो एक शख्स हैं सीआईयू के काजी जिनका नाम बताया जा रहा है, उनसे जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया था कि विक्रोली में फर्जी नंबर प्लेट बनाई गई थी जिसका इस्तेमाल इनोवा गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी में किया गया था। और अब कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि वजह का इन सब से कुछ ना कुछ तो लेना देना जरूर है। फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन असली में तार कहां जाकर जुड़ेंगे अभी भी इसका इंतजार है।